नमस्कार। न्यूज़ डंका में मैं महेश विचारे आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, 1 फरवरी को यानी इतवार को हमारा बजट पेश होने वाला है। हमारी जो वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण, वो संसद में ये बजट पेश करेंगी। तो जब बजट पेश होता है तो स्वाभाविक तौर पे पूरे देश भर में उसकी चर्चा होती है कि बजट में किस तरह के प्रावधान किए जाएंगे, आम आदमी को क्या मिलेगा। ऐसे बहुत सारी बातें जो होती है वो उसके ऊपर चर्चा होती रहती है। आज भी हम इसी मुद्दे को लेकर बजट में क्या क्या हो सकता है, आम आदमी को क्या मिलेगा और अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह के प्रावधान किए जाएंगे, इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। और इसीलिए हमारे साथ हैं अर्थ विश्लेषक विनीत नाहटा जी। पहले तो मैं उनका थोड़ा इंट्रोडक्शन करवा देता हूं, उसके बाद हम अलग अलग पहलुओं पर उनसे चर्चा करेंगे। विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ डंका में। नमस्कार। तो विनीत जी पावर ग्रिड ट्रेजरीज इंक के प्रबंध निदेशक हैं। ये जो कंपनी है फिक्स्ड इनकम ट्रेजरी मैनेजमेंट के क्षेत्र में एक अग्रणी कंपनी के नाम पर जानी जाती है। उसके अलावा श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, जिसे ईपीएफओ कहा जाता है, उसके केंद्रीय बोर्ड के वो ट्रस्टी भी हैं। पीएचडी चैम्बर की आर्थिक मामलों की जो समिति है उसके भी वो अध्यक्ष हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां वो निभा रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि बजट पर उनकी एक खुद की एक अलग भूमिका हो सकती है, अलग विश्लेषण वो करेंगे। तो आइए जानते हैं कुछ पहलुओं पर उनकी क्या राय है। विनीत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर एक बार। धन्यवाद। तो जब बजट पेश होता है तो स्वाभाविक तौर पर सबसे ज्यादा बजट पर ध्यान होता है वो आम आदमी का होता है कि आम आदमी को उससे क्या मिलेगा। ज्यादातर यानी महंगाई के ऊपर चर्चा होती है, रोजगार के ऊपर चर्चा होती है, या उनको जो इनकम टैक्स होता है उसके जो लिमिट होंगे उसके बारे में चर्चा होती है। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि आम आदमी को इस बजट से क्या अपेक्षाएं हैं। टैक्स की दरों में कटौती की संभावना आम आदमी को टेक होम पे, जो एवरेज सैलरी मिडिल क्लास है, टैक्स की दरों में कटौती होने से उनके हाथ में जो खर्च करने की राशि है वो बढ़ जाएगी। इससे जो जितना ज़्यादा वो खर्च कर सकेंगे हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती देने में और मनी सर्कुलेशन को बढ़ाने में वो काफ़ी सहायक रहेगी। और इसके अलावा महंगाई जो है उसके ऊपर अंकुश लगाने का जो सिलसिला है वो अभी हमारी महंगाई काफ़ी कंट्रोल में है, काफ़ी नियंत्रण में है। सीपीआई जो है वो 0.6% के करीब है, जो कि काफ़ी नीचे है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 4% के करीब इन्फ्लेशन का उनका टारगेट है, उससे काफ़ी नीचे है। तो इससे ब्याज की दरों में भी हम कटौती की उम्मीद कर सकते हैं, जिससे आम आदमी को काफ़ी फायदा होगा। ईएमआई के ऊपर जो काफ़ी सारे लोन, जैसे होम लोन, ऑटो लोन, पर्सनल लोन या कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के लोन हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं वो जो एजुकेशन लोन लिए हैं उसमें ईएमआई जो वो पे कर रहे हैं उसमें वो राशि कम हो और उसमें कटौती की हम उम्मीद कर रहे हैं। तो यही आम आदमी के परिप्रेक्ष्य से कुछ एक पहलू हैं जिनके ऊपर हम पॉजिटिव हैं और आशा करते हैं कि सकारात्मक रिजल्ट आएंगे इस बजट के बाद। जैसे अभी आपने जिक्र किया ब्याज दर का, तो रिजर्व बैंक हर वक्त एक ब्याज दर के बारे में निर्णय लेती है, तो उसके बारे में क्या अपेक्षाएं हैं, किस तरह से उसमें क्या कटौती हो सकती है, बढ़ सकता है, क्या होगा? पिछली मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रिजर्व बैंक ने ब्याज की दरों में कटौती की थी और पॉलिसी गाइडेंस में ये कहा गया था कि यदि महंगाई नियंत्रण में रहती है, हमारी मुद्रास्फीति की दर आरबीआई के जो टारगेट इन्फ्लेशन का रेट है उससे नीचे रहे, तो आगे भी हम भविष्य में भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि ब्याज की दरों में कटौती हो। और इसके अलावा जो केवियट्स या जो आशंकाएं आरबीआई ने जताई थी उसके अंदर में मुद्रा डॉलर और अन्य
फॉरेन एक्सचेंज की करेंसीज के प्रति हम्म भारतीय रुपया का क्या रुझान रहेगा, और फॉरेन हम्म इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर में जो आ रहा है उसके ऊपर क्या असर पड़ेगा। ये भी क्या है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन और ट्रेड हम्म वोलेटिलिटी और टैरिफ टेंशंस, ये क्या है कि ब्याज की दरों में आगे किस हिसाब से कटौती होगी, हम्म और उसके अलावा सोने हम्म और चांदी के मूल्य, ये हम्म कई चीजें हैं जो क्या है कि काफी प्रभाव डालेगी। तो जो जियोपॉलिटिकल हम्म एस्पेक्ट है और हम्म इंटरनेशनल ट्रेड का एस्पेक्ट है, उसके ऊपर हमारा उतना अधिकार नहीं है। हमारा वो चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। पर जहां हम्म तक हमारा इंटरनल मैनेजमेंट का संबंध है, जो हमारे हम्म दायरे के अंदर है और जहां पर हम कुछ काम करके उसको सुधार सकते हैं, वहाँ हम्म जो वित्तीय घाटा है वो एक बहुत बड़ा पहलू है। हम्म फिनेंस मिनिस्ट्री का ये घाटा जो है वो बढ़ाएंगे नहीं, उसको एक्सेप्टेबल लेवल जो है उसके अंदर रखेंगे। हम्म 4.4% के करीब वित्तीय घाटा रहने की हम्म उम्मीद है। और हम्म इस बार जो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर, रेवेन्यू नहीं, हम्म कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर में बहुत ज़्यादा जोर था, और इसका अब हमको भविष्य में अच्छा रिजल्ट भी दिखेगा। तो वित्तीय हम्म घाटा यदि ना बढ़े, उस परिप्रेक्ष्य में ब्याज की दरों में आगे कटौती की संभावना अभी भी क्या है कि उम्मीद है कि हम भविष्य में देख सकते हैं। हम्म। अभी आपने जिक्र किया था कि जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अमेरिका अलग अलग निर्णय रोज लेता हुआ नजर आ रहा है, और दूसरी बात अलग अलग जगहों पे जंग शुरू है, कहीं ना कहीं टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उसकी धमकियां भी दी जा रही है। तो ऐसे स्थिति में कहीं पे रुपया और डॉलर, इन दोनों के बीच में एक संघर्ष भी शुरू है। डॉलर की भी स्थिति कुछ अच्छी नहीं है, और उसके वजह से स्वाभाविक तौर पे रुपए पर उसका असर पड़ते हुए नजर आ रहा है। दूसरी बात, हमने अभी एक जो डील किया था यूरोपियन यूनियन के साथ, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स कहते हैं, तो इसमें यूरो और रुपया, इसके बीच में क्या किस तरह का मूल्यांकन होगा, तो इसके बारे में कुछ बता सकते हैं जिसका बजट पर एक प्रभाव दिखाई देगा। फॉरेन करेंसीज के क्षेत्र में पिछले एक वर्ष में डॉलर लगभग 6.5% के करीब मजबूत हुआ है, जबकि डॉलर इंडेक्स वो लगभग 11% टूटा है। तो हम्म इफेक्टिवली डॉलर रुपए के मुकाबले लगभग 16.5% हम्म डॉलर मजबूत हुआ है रुपए के मुकाबले। हम्म अगर हम्म हम यूरो की बात करें तो यूरो पिछले एक साल में लगभग 20% के करीब मजबूत हुआ है रुपए के हम्म मुकाबले, और पाउंड वो लगभग 14% के करीब में मजबूत हुआ है। तो हम्म ओवरऑल सिचुएशन जो है फॉरेन करेंसी के अगेंस्ट रुपया क्या है कि हम्म कमजोर हुआ है। इसके जो कंसिक्वेंसेस हैं वो है, एक हमारी महंगाई के ऊपर असर पड़ता है। जो चीज़ें हम लोग आयात करते हैं जिसमें हम्म क्रूड ऑयल प्रमुख है, तो आपने अभी जैसे हम्म बताया कि वॉर की सिचुएशन कई जगह में, जो मिडिल ईस्ट की हम्म कई कंट्रीज है वहाँ वॉर की सिचुएशन अगर उत्पन्न हो जाती है तो कच्चे तेल हम्म के भाव में के मूल्यों में वृद्धि की आशंका है। इससे हमारी महंगाई के ऊपर असर पड़ेगा। और दूसरा, फॉरेन हम्म करेंसी इसका आउटफ्लो हम्म चूंकि स्टैग्नेंट है, तो उसके ऊपर भी क्या हम्म है कि रुपया और गिरता हुआ नजर आता है यदि जो नेगेटिव एलिमेंट्स हैं इकोनॉमी के वो यदि हम्म प्रभावी हो जाए जियोपॉलिटिकल हम्म टेंशन के कारण। इसके अलावा सोने चांदी के जो भाव हैं उसके अंदर में इतनी हम्म वोलेटिलिटी है। एक एक हम्म पिछले कुछ महीने एक तरफा तेजी दिखी और कल हम्म अचानक से काफी गिरावट आ गई। तो यहाँ क्या हम्म है कि सोने और चांदी के मूल्य में जो उथल हम्म पुथल हो रही है उससे भी फॉरेन एक्सचेंज का रेट जो है डॉलर के ऊपर और अन्य करेंसीज के ऊपर काफी असर पड़ेगा। हम्म अभी जैसे आपने हम्म जिक्र किया यूरोपियन यूनियन के साथ हमारा जो मदर ऑफ ऑल डील्स है, ये हमारे हम्म देश के लिए काफी संतुष्टकरण है, और आगे जाके ये हमारी अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती हम्म देगा। हमारा जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है उसको, हम्म उसकी नेगेटिविटी को कम करने में और उसको पॉजिटिव बनाने में ये हम्म मदद करेगा। और एक चीज और जो अच्छी हुई है वो ये है कि हमारे देश का जो सॉवरेन डेट है, हमारे हम्म इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, उसमें यूरोपियन यूनियन के
जो कई इकोनॉमीज हैं और उनके सेंट्रल बैंक्स हैं, उनका हम्म निवेश भविष्य में आने की संभावना प्रबल हो गई है। एक हम्म पर्टिकुलर ईज ऑफ डूइंग ट्रांजैक्शन इन फॉरेन हम्म एक्सचेंज विद हम्म इंडियन बैंक्स, इसके लिए एक अलग प्लेटफॉर्म बनाने का प्रावधान किया गया है, जिससे विदेशी निवेश हम्म पर्टिकुलरली यूरो की करेंसी में हमारे इंडियन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर में आने हम्म की संभावना है। इससे फॉरेन एक्सचेंज के ऊपर भी असर पड़ेगा और हमारे देश में लिक्विडिटी क्रंच जो है हम्म उसको सुधारने में भी ये काफी मदद करेगा। हम्म आपके अभी आपने जो जिस तरह का विश्लेषण किया उसमें एक दो बार जो आपने कहा सोने और चांदी के रेट्स के बारे में, जो कि आम आदमी से जुड़ा हुआ है, भले ही वो जियो पॉलिटिकल उसका संबंध भी आज दिखाई देता है, लेकिन आम आदमी को आज ऐसे लग रहा है कि जितने स्तर पर चांदी बढ़ रही है या सोने का भाव बढ़ रहा है, तो वो आम आदमी को उसकी खरीदी बिक्री में भी उसके बारे में वो सोच रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में इस बजट में ऐसे कोई इंतजाम किए जा सकते हैं जिससे उस पर नियंत्रण आ सके और आम आदमी को कहीं ना कहीं उसका दिलासा मिले। सोने और चांदी के अंदर में निवेश आम आदमी यदि करता है, उसका एक पर्पस रहता है, या तो खुद के कंजम्पशन के लिए, या फिर हम्म उसका यूज जो है चिल्ड्रंस मैरिज के दौरान ज्वेलरी हम्म बनाने के लिए। ये दो मेन प्रमुख उद्देश्य क्या है कि रहते हैं सोने और चांदी में निवेश के। हम्म अभी थोड़े दिन पहले सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड एक बहुत अच्छा विकल्प था, हम्म जहां जो रिटेल इन्वेस्टर है वो सोने के अंदर में निवेश कर सकता था। तो वो हम्म सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड अब डिसकंटिन्यू हो गए हैं। अब हम्म अभी जो इंस्ट्रूमेंट्स अवेलेबल हैं हम्म वो हैं, एक गोल्ड ईटीएफ है, एक्सचेंज हम्म ट्रेडेड फंड, इसके अलावा गोल्ड म्यूचुअल फंड और फिजिकल गोल्ड। हम्म हम्म तो यहाँ जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, उसके हम्म अंदर में जो होल्डिंग पीरियड है, उसकी अवधि ईटीएफ के क्षेत्र में 1 साल है, और बाकी दो जो हैं आपके फिजिकल गोल्ड और इसमें गोल्ड म्यूचुअल फंड्स, उसके हम्म अंदर में 2 साल है। तो इस हम्म बजट में हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो 2 साल की अवधि है, इसको एट पार लाके 1 साल कर दिया जाए। इससे निवेशकों हम्म को काफी आसानी होगी। 1 साल बाद यदि वो बिक्री करते हैं हम्म और उस पे जो मुनाफा होगा, उस पे हम्म वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की अवेल कर सकते हैं, और कम ब्याज की दरों में नहीं, कम टैक्स के ऊपर में वो मुनाफा वसूली कर सकते हम्म अभी ये बॉन्ड्स का आपने जिक्र किया, तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि ग्रीन एनर्जी या इसके क्षेत्र में हम लोग ज़्यादा एक एक तरीके से सोच रहे हैं, हमारी सरकार ग्रीन एनर्जी के बारे में सोच रही है, उसके क्षेत्र जो है वो बढ़ाने की कोशिश हो रही है। तो एक ग्रीन बॉन्ड्स का जो विषय एक नया विषय है जिसके बारे में चर्चा होती रहती है, उसके बारे में कुछ बताइए कि उसका इसमें क्या उससे क्या अपेक्षा हो सकती है, बजट में उसका क्या जिक्र हो सकता है। हैं। ग्रीन बॉन्ड साधारणतः वो प्रोजेक्ट जो नॉन पोल्यूटेड है, एनवायरमेंट फ्रेंडली है, और जिनसे कार्बन फुटप्रिंट कम होता है, कार्बन एमिशंस कम होते हैं, और वो पर्यावरण के प्रति एक सकारात्मक नजरिए की दृष्टि से हमारे आने वाले जनरेशन को हम सेफर, हेल्दियर, एनवायरमेंट फ्रेंडली प्लानट दे पाएं, हम्म उस दिशा के अंदर में ये पूरी की पूरी उनकी कार्य प्रणाली निर्देशित होती है। हम्म इन ग्रीन प्रोजेक्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ग्रीन बॉन्ड्स इशू किए जाते हैं, जिनमें जो हम्म ब्याज की दर है वो नॉर्मल हम्म बॉन्ड से लगभग 0.3 या 0.5% के कम होती है। तो हम्म ये जो जो निवेशक हैं, उनको साधारण तौर पे जो ब्याज की दरें मिलती हैं, उससे वो कुछ परसेंटेज सैक्रिफाइस करके इन ग्रीन हम्म बॉन्ड्स को प्रोत्साहन देने के लिए, और क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी और हम्म ग्रीन एनर्जी, इसकी तरफ लोग प्रेरित हों, उसके लिए कम ब्याज की इनकम, अपनी आय को का एक अंश सैक्रिफाइस करने के लिए वो तैयार है। इसको हम हम्म ग्रीनियम कहते हैं। यदि हम्म 7% नॉर्मल ब्याज की रेट है और ग्रीन बॉन्ड है, वो अगर 6.7% के ऊपर में भी इन्वेस्टर लेने को रेडी है, तो ये 0.3% ग्रीनियम रहता है। इसको ये हम्म ग्रीनियम कहलाता है।
विदेशों में पर्टिकुलरली यूएस और यूरोपियन मार्केट्स के अंदर में ये ग्रीनियम पॉजिटिव है। हम्म अनफॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर में ग्रीनियम नेगेटिव है अभी। जो ग्रीन हम्म बॉन्ड्स हैं वो ट्रेड हो रहे हैं 7.05 पे और नॉर्मल बॉन्ड्स ट्रेड हो रहे हैं 7% पे। ये मैं रिजर्व बैंक हम्म के सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स की बात कर रहा हूँ। इसके हम्म कई कारण हैं जिसकी वजह से जो निवेशक है वो उनका रुझान ग्रीन बॉन्ड्स के प्रति नहीं है। ग्रीन बॉन्ड्स से होने वाली जो आय है वो उनको आकर्षक हम्म नहीं लगती है। इस हम्म बजट में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो ब्याज की कमाई होती है ग्रीन बॉन्ड्स के द्वारा, इसके ऊपर में हम्म कंसेशनल टैक्स रेट लगे, वहां कुछ टैक्स की रिलीफ हो, ताकि ये हम्म बॉन्ड जो ग्रीन बॉन्ड के निवेशक है उनके लिए और आकर्षक बने और हम्म ज्यादा से ज्यादा लोग ग्रीन बॉन्ड के अंदर में निवेश करें, ताकि ये जो हम्म ग्रीन प्रोजेक्ट्स हैं जो पर्यावरण के लिए काफी सहायक हैं, हम्म इसका जोर से प्रचार प्रसार हो और लोग प्रेरित हों ग्रीन प्रोजेक्ट्स की ओर जाने के लिए। हम्म बहुत अच्छी जानकारी आपने दी इसके बारे में। अभी एक जीएसटी का भी विषय है जो कि बजट में हर बार उस पर एक ध्यान दिया जाता है। और हमने देखा कि पिछले साल जिस तरह से नवरात्रि के बाद एक तरीके से जीएसटी कम कर दिए और उसका बहुत सारा फायदा आम लोगों को भी हुआ। तो इस जीएसटी का इस बजट में किस तरह का जिक्र होगा, किस तरह से उस पर ध्यान दिया जाएगा, क्या होने वाला है उसके बारे में? देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट जीएसटी के अंदर में पूरा का ये जो प्रक्रिया थी वो काफ़ी लंबी प्रक्रिया थी। वर्षों के बाद क्या है कि उन्होंने विश्लेषण करके और जीएसटी हम्म की रेट्स में कटौती की और वहाँ रैशनलाइज किया गया। तो चूंकि हम्म इस रैशनलाइजेशन का टोटल इम्पैक्ट अभी विजिबल नहीं है, उन्होंने जो बदलाव किए उसका इकोनॉमी के ऊपर में क्या असर पड़ा, ये पूरी कम से कम 6 महीने या 1 साल के बाद इसका पूरा का पूरा निष्कर्ष निकलता है। मुझे नहीं लगता है कि इस बार बजट के अंदर में जीएसटी के दरों के ऊपर में बहुत ज्यादा ये लोग कुछ फेरबदल करेंगे, क्योंकि ये अभी हाल ही में किया गया और ये बहुत मैसिव एक्सरसाइज था। तो जीएसटी के दिशा में मुझे लगता नहीं है कि ज्यादा कुछ होगा। हम्म। एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि आप एक इतने सालों से इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ये सब आर्थिक जो नीतियां हैं उसके बारे में आप जानते हैं और उसके बारे में आपका खुद का एक अलग विश्लेषण, अलग भूमिका होती है। तो इस बजट से आप क्या अपेक्षा रख रहे हैं? इस ये आने वाला बजट बहुत प्रोग्रेसिव होगा। इकोनॉमी हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए और हमारे जो हम्म पीएम का मिशन है हम्म 2047 तक हम विकसित देश बने, हम्म उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये हम्म बजट क्या है कि ऐसे ऐसे स्कीम्स लाएगा, ऐसी संरचना करेगा कि ये हम भारतवर्ष विकसित देश बने और जल्दी बने और हमारी हम्म अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। अभी हम चौथे स्थान पे हैं ग्लोबली हम्म अर्थव्यवस्था के। तो हम्म जल्दी हम क्या है कि जल्द से जल्द नंबर 1 पे कैसे पहुंचे, ये एक रोड हम्म मैप इस बजट से हम एक अपेक्षा कर रहे हैं। और इसके हम्म अलावा कई जो मुद्दे हैं, जैसे एक जियोपॉलिटिकल जो चैलेंजेस है हमारे सामने, जियोपॉलिटिकल हम्म चैलेंज है, टैरिफ वॉर हम्म है, उसके हम्म अलावा फॉरेन एक्सचेंज के अंदर में उथल पुथल है, इनसे हम्म हम कैसे काबू पा सकें, हम्म उस दिशा में भी क्या है कि हम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक बहुत हम्म महत्वपूर्ण एरिया है जिसमें हम लोग आशा कर रहे हैं कि सरकार अच्छे सुझाव और स्कीम्स लाएंगी, वो है रेयर अर्थ मैग्नेटिक मिनरल। तो रेयर हम्म अर्थ में जिस प्रकार सोने चांदी के भाव में अत्यधिक बढ़ोतरी हुई, हम्म रेयर अर्थ मैग्नेटिक मिनरल जो है ये अगला सेक्टर है जहां पे क्या है हम्म कि जो बहुत अहम है और प्राइम मिनिस्टर का क्रिटिकल मिशन मोड भी इस सेक्टर के ऊपर में केंद्रित है। तो यहाँ हम हम्म एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सरकार ऐसी स्पेशल स्कीम्स लाए जिससे रेयर अर्थ मैग्नेटिक मिनरल्स जो हैं उनका हम्म माइनिंग, उनके एक्सप्लोरेशन और उनके
यूजेज जो हैं उसके ऊपर हमारा देश सेल्फ सफिशिएंट बने। हम्म। ये आखिरी मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण आपने बताया, जिस पर हम सभी को ध्यान देना आवश्यक होगा। और विनीत जी, आपने यहाँ आके हमारे साथ ये महत्वपूर्ण बात की बजट के बारे में, ये कुछ अलग अलग पहलुओं पर आपने अपनी भूमिका रखी, इसके लिए बहुत बहुत आभारी है। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।